हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोटिया जॉबनेट जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का वेरी इंपॉर्टेंट वाले प्रोग्राम में। और ये है प्लांट पैथोलॉजी की दुनिया। जी स्टूडेंट्स, एक चैप्टर हमने बीच में छोड़ दिया, उसको लास्ट में देखेंगे क्योंकि ये ज्यादा नंबरों का है, बहुत अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर। इसको पहले लेंगे और 4 दिन में पूरा कोर्स कराने का चैलेंज। अब आप कहोगे सर 3 था अब 4 हो गया, एक्चुअली 4 ही था, हमने 3 इसलिए किया था क्योंकि चैलेंज जब बड़ा लेके चलता है आदमी तो जल्दी कवर करता है उसको। तो 4 दिन में पूरा करेंगे, उसके बाद 2 दिन का सेल्फ स्टडी करेंगे। 100 आउट ऑफ 100 लाके इतिहास रचने वाले हैं। और केवल 100 नहीं लाएंगे, नंबर लाना ही मकसद नहीं है, इस सब्जेक्ट को एब्जॉर्ब करना भी हमारा, हर सब्जेक्ट को एब्जॉर्ब करना भी हमारा लक्ष्य है, ताकि हम लोग बहुत अच्छा करें जीवन में। केवल नंबरों के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छा करने के लिए, उस सब्जेक्ट में रंगने के लिए, डूबने के लिए भी पढ़ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट प्लांट पैथोलॉजी। वैसे तो बेटा प्लांट पैथोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, मतलब इसका कोई स्टडी जो है ना कभी पूरी स्टडी कर ही नहीं सकता, लेकिन हम लोग वही पढ़ेंगे जो 12th एजी के बच्चों के है। और यह है पहला पॉइंट। देखिए, प्लांट पैथोलॉजी का जो स्टार्ट हुआ था वो 19th सेंचुरी में हुआ था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 19th सेंचुरी अंडरलाइन करते जाना, 19वीं शताब्दी में प्लांट पैथोलॉजी की स्टार्टिंग मानी जाती है। तो 19th सेंचुरी वाज द इंपॉर्टेंट सेंचुरी व्हेन प्लांट पैथोलॉजी वाज स्टार्टेड। शुरुआत हो गई थी इसकी जो ना शिला, वो कहते हैं ना, आधार शिला रख दी गई थी, यूं कह सकते हैं। अब एक्चुअली प्लांट पैथोलॉजी पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी? होता क्या है, 1845 में 1845 में आयरलैंड में एक अकाल पड़ता है, आयरिश फेमाइन आता है। इतना भयानक अकाल पड़ता है कि तबाही आ जाती है, त्राही त्राही हो जाता है, सारी एक बहुत बुरा हालात बन जाते हैं। और वो आयरिश फेमाइन या आयरलैंड का अकाल जो 1845 में आता है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, 1845 में आता है। आयरलैंड यूरोप में आता है, वहां के लोग आलू ही खाते थे, आज भी बहुत आलू खाते हैं। और एक बीमारी आती है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, बोले तो आलू का पछेती अंगमारी। आलू का पछेती अंगमारी आता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आता है, आलू वहां खत्म हो जाता है। और भयंकर वाली त्रासदी आती है, ट्रेजेडी होती है, 12.5 लाख लोग मर जाते हैं। 12.5 लाख लोग आयरिश फेमाइन में दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। 15 लाख लोग घर छोड़ के चले जाते हैं। 12.5 लाख लोग दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, 15 लाख लोग आयरलैंड को छोड़ के अमेरिका या बाकी देशों में चले जाते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसका कारण है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस फंजाई। कौन सी फंजाई से होता है? तो इसका आंसर है फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस से होता है। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। 1845 आयरिश फेमाइन, आयरलैंड का अकाल, यूरोप के अंदर आयरलैंड में आयरिश फेमाइन, आयरलैंड का अकाल लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से आता है। भयंकर वाला अकाल पड़ता है, फेमाइन आता है, भूख के कारण 12.5 लाख लोग मर जाते हैं, 15 लाख उस देश को छोड़ के चले जाते हैं। यह कारण था पैथोलॉजी की स्टडी करने का, सबसे बड़ा कारण था पैथोलॉजी स्टडी करने का, आयरलैंड का फेमाइन, आयरिश फेमाइन, आयरलैंड का अकाल, आयरिश दुर्भिक्ष, अकाल को दुर्भिक्ष भी कहते हैं। इसी रोग की वजह से प्लांट पैथोलॉजी का जन्म हुआ था। अगर ये बीमारी नहीं आती तो शायद उस सेंचुरी में 19th सेंचुरी है, 19th सेंचुरी है, 1801 से लेके 1900 तक, इसको कहा जाता है 19 शताब्दी। तो अगर 1845 में नहीं आती ये बीमारी या 19 शताब्दी में ये बीमारी नहीं आती क्या? आप शताब्दी देखना कैसे आते हैं, शताब्दी कैसे देखते हैं? 19 शताब्दी, 1845 किसमें आएगा? 19th सेंचुरी में आएगा, क्योंकि पहली सेंचुरी थी 1 से 100, तो 100 पे पहली पूरी, फिर 101 से 200 दूसरी पूरी, ये पूरी हो गई ना दूसरी। तो 1800 पे 18वीं पूरी, 18th पूरी हो गई। तो 1801 से कौन साल हो गई? 19 साल हो गई। तो 1801 से लेके 1900 तक, ये चलिए आपकी 19वीं सेंचुरी। तो 1845 इसी में आता है। तो 19th सेंचुरी वाज द वेरी इंपॉर्टेंट सेंचुरी व्हेन आयरिश फेमाइन केम इन आयरलैंड यूरोप and there was 12.5 lakh people were dead and 15 lakh people were migrated from other countries, USA and other countries, and that was the major reason by which the plant pathology had been originated। ये इसका जन्म हो गया था। चलिए भाई, इसके बाद चलते हैं डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप के पास। बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप। अगर ये बीमारी नहीं आती तो भाई साहब बोर्डेक्स मिक्सर भी दुनिया में नहीं आता। तो फ्रांस के अंदर, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बड़ा सारे लाइनें क्वेश्चन है। फ्रांस के अंदर एक बीमारी आती है अंगूर के अंदर,
डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूर का मर्दू रोमिल आसिता। इसी बीमारी की वजह से 1885 में पीएमए मिलार्डेट साइंटिस्ट एक केमिकल बनाते हैं, बोल्डो मिक्सर या बोल्डेक्स मिक्सर। बोल्डेक्स मिक्सर में 3 चीज मिलाई गई थी, कॉपर सल्फेट, नीला थोता कॉपर सल्फेट। चूना मिलाया गया था, लाइम और पानी, इन तीनों को डेफिनेट रेशियो मिलाया गया और एक फंजीसाइड बनाया गया, एक बैक्टीरिया साइड बनाया गया और उसका नाम था बोर्डेक्स मिक्सर। तो बोर्डेक्स मिक्सर, जिसको आप हिंदी में कहते हैं बोल्डो मिश्रण, इंग्लिश में कहते हैं बोर्डेक्स मिक्सर, ये मिलार्डेट ने बनाया था बेटा। किसने बनाया था? मिलार्डेट ने। और 3 चीज से बना था ये, एक तो कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस चूना लाइम और प्लस वाटर, इन तीनों को मिला के साइंटिस्ट मिलार्डेट ने पहली बार बोल्डेक मिक्सचर बनाया था। पीएमए मिलार्डेट उनका पूरा नाम था। तो पहली बार बोल्डो मिक्सचर मिलार्डेट ने बनाया 1885, हालांकि 82 भी दिया हुआ कुछ बुक्स में, और 3 चीजों को मिला के बनाया था। इसको हिंदी में कहते हैं नीला थोथा, तो नीला थोथा, इसको कहते हैं चूना, ये आपका पानी है ही। और ये बोर्डेक्स मिक्सर है क्या? ये फंजीसाइड भी होता, टाराडम। फंजीसाइड बोले तो कवकनाशी, और ये बैक्टीरिया को मारने वाला बैक्टीरिया साइड यानी जीवाणु नाशी भी होता रे बाबा। तो 2 चीज होती, फंजीसाइड फंजाई को भी मारता है, बैक्टीरिया को भी मारता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर ये आपका डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप नहीं आता तो दुनिया में बोर्डेक्स मिक्सर भी नहीं आता, और ये फंजीसाइड और बैक्टीरिया साइड शायद दुनिया में नहीं होती। उसके बाद में चलते हैं, पहले वाला जो अकाल पड़ा आपका आयरिश फेमाइन, आयरलैंड का जो अकाल था, आयरलैंड का अकाल, वो आपका आता है 1845 में, 1845 में आता है। उसके 98 ईयर्स बाद में, 98 साल बाद में फिर से एक अकाल आता है, और इस बार अकाल यूरोप में नहीं आता, आयरलैंड में नहीं आता, हिंदुस्तान में आता है। और हिंदुस्तान के कौन से एरिया में आता है? बंगाल में आता है। एक्चुअली उस समय हिंदुस्तान जो है ना रियासतों में बटा हुआ था, तो बंगाल उस समय जो बंगाल था, जिसमें आज का बांग्लादेश भी है, अपने वाला जो है ना पश्चिम बंगाल भी है, इस बंगाल के अंदर एक अकाल आता है जिसका नाम था ग्रेट बंगाल फेमाइन। इतना भयानक अकाल था हिंदुस्तान का। उस समय खैर हिंदुस्तान नहीं था, वो अलग रियासतें थी, आजादी से पहले की बात है। 98 साल बाद में आया ना, तो 98 जोड़ना है इसके अंदर। देखिए अगर मैं 100 जोड़ूंगा तो 1945 हो गया, 98 करूंगा तो 1943 में आ गया था। 1943 में आया था ग्रेट बंगाल फेमाइन, या हिंदी में कहते हैं आय इसका बंगाल का दुर्भिक्ष, है ना, भयंकर वाला अकाल था। और यह आया क्यों था? इसका कारण था ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, चावल का भूरी पत्ती धब्बा रोग। क्या नाम भाई? चावल का भूरी, ओ ये भाई भूरी पत्ती धब्बा रोग, है ना। हालांकि हिंदी में और भी अजीब तरीके से बोलते हैं इसको, भूरे पर्ण चित्ती रोग ऐसे बोलते हैं, भूरी या भूरे पर्ण चित्ती रोग। इसकी वजह से बंगाल में अकाल पड़ता है, ग्रेट बंगाल फेमाइन आता है, 20 लाख लोग मर गए थे, 20 लाख। उसका भी रिकॉर्ड टूट गया था, पहले वाले का भी। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूं सारी बात को। जो पहले वाला आयरिश फेमाइन आया था वो 1845 में आया था, और बंगाल वाला जो आया वो 1943 में आया, 98 साल 18 ईयर्स आफ्टर में आया। ये आया था ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, जो होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। किससे होता है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी फंजाई से होता है, कवक से होता है। किस फंजाई से होता है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। और ये बहुत भयानक अकाल था, 20 लाख लोगों को साथ लेके चला गया था। अब चलते हैं 1944, अकाल के 1 साल बाद में, है ना, उसके बाद की बात है। हालांकि ये बाहर की बात है, इंडिया की नहीं है। अकाल इंडिया में आया था, उस समय इंडिया नहीं था, अलग अलग रियासतें थी। तो 1944 में एक साइंटिस्ट होते हैं वैक्समैन ने पहला
जो है ना जीवाणुनाशी बनाया, एंटीबायोटिक बनाया और उसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो पहला एंटीबायोटिक पहला जो है बैक्टीरिया को मारने के लिए। भाई पहला जो एंटीबायोटिक था तो पेनिसिलिन था। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, ठीक है। लेकिन प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए अगर पहली बार किसी ने कोई एंटीबायोटिक बनाया तो उसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या नाम था रे बाबा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। एंटीबायोटिक जानते हो क्या आप? जीवों से मिलता जीवों को मारता कहलाता है एंटीबायोटिक। जीवों से मिलता जीवों को मारता कहलाता है एंटीबायोटिक। तो पहला एंटीबायोटिक 1944 में वैक्समैन डिस्कवर करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और एंटीबायोटिक बेटा बैक्टीरिया को मारते हैं ज्यादा, इनकी बैक्टीरिया के इनके बनती नहीं है, तो बैक्टीरिया को ज्यादा मारते हैं, इसलिए बैक्टीरिया साइड, स्पेशली बैक्टीरिया साइड होते हैं। तो पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर किया वैक्समैन ने, भाई वैक्समैन ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक, वैक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक। इसके बाद आता है 1966 की दुनिया। 1966 की दुनिया में आपका स्वागत है। देश की आजादी के बाद की दुनिया आती है और इस समय एक कार्बोक्सिन फंजीसाइड खोजा गया था। एक फंजीसाइड खोजी गई थी जिसका नाम था कार्बोक्सिन कवकनाशी। कार्बोक्सिन कवकनाशी जो होती है वो सिस्टेमिक फंजीसाइड होती है। कैसी होती है भाई रे? वीर मारा रे सिस्टेमिक फंजीसाइड। हिंदी में कहते हैं सर्वांगी कवकनाशी। सर्वांगी कवकनाशी सारे बच्चे मुझे पता है जानते हैं सर्वांगी क्या होती है। आप किसी भी एक पार्ट पे डाल दो, प्लांट की अगर एक पत्ती पे भी गिर गई ना तो पूरे पौधे में फैल जाएगी, सर्वांगी बन जाएगी। उसको सिस्टेमिक या ट्रांसलोकेटेड वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। तो पहली फंजीसाइड जो खोजी गई थी सिस्टेमिक फंजीसाइड, तो पहले बोर्डेक्स मिक्सर हो गई, लेकिन सबसे पहले सिस्टेमिक जो फंजीसाइड खोजी गई थी उसका नाम था कार्बोक्सिन और खोजने वाले थे स्लेमिंग कुल का, मारे तिल का, स्लेमिंग कुल का। तो स्लेमिंग और कुल का दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों साइंटिस्ट ने पहली सिस्टेमिक फंजीसाइड 1966 में पहली सिस्टेमिक फंजीसाइड, फर्स्ट सिस्टेमिक फंजीसाइड खोजी कार्बोक्सिन, जो स्लेमिंग और कुल्का ने खोजी थी, 1966 में खोजी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा शायद सारी की सारी बातें बहुत अच्छे से। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि 19th सेंचुरी में आयरलैंड में अकाल आता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से आता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टास फंजाई से आता है, 12.5 लाख लोग मर जाते हैं, 15 लाख देश छोड़ के चले जाते हैं। इस आयरिश फेमाइन की वजह से ही 19th सेंचुरी में प्लांट पैथोलॉजी या पादप रोग विज्ञान का जन्म होता है। फिर डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप की वजह से या इसको बचाने के लिए 1885 में मिलार्डेट, प्रोफेसर मिलार्डेट, पीएमए मिलार्डेट बोर्डेक्स मिक्सर बनाते हैं। बोर्डेक्स मिक्सर में 3 चीज होती है, नीला तोता, चूना और पानी, कॉपर सल्फेट, लाइम एंड वाटर। ये फंजीसाइड भी होती है, कवकनाशी भी होती है और जीवाणुनाशी बैक्टीरियासाइड भी होती है। उसके बाद पहले वाला जो अकाल आया था आयरलैंड वाला, उसके 98 साल बाद में फिर से एक अकाल आता है 1943 में, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस की वजह से। वो बंगाल में आता है, ग्रेट बंगाल फेमाइन कहते हैं उसको, बंगाल का दुर्भिक्ष कहते हैं। 20 लाख लोग मारे जाते हैं और बहुत ज्यादा जो है ना, बहुत ज्यादा माइग्रेशन होता है। तो ये सारे कारण होता किसे? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी से होता है। इसके बाद 1944 में वैक्समैन आते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक को डिस्कवर करते हैं जो बैक्टीरिया को मारने में बहुत ज्यादा कामयाब रही। फिर 1966 में सिस्टेमिक फंजीसाइड कार्बोक्सिन को खोजा जाता है। सिस्टेमिक फंजीसाइड कार्बोक्सिन को खोजा जाता है स्लेमिंग और कुल्का के द्वारा। स्लेमिंग एंड कुल्का, समझ में आ गया होगा। अब इंडिया में एक वैज्ञानिक ने बहुत काम किया, ईजे बटलर। ईजे बटलर इज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। ईजे बटलर जो है ना बेटा, ये भारत के अंदर फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया कह दो, चाहे फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी कह दो, ईजे बटलर। तो ईजे बटलर फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, या फिर सीधा कह दो फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। तो फिर उसका कौन है? चलिए तो इंडियन का ही वे,
ये तो किसके हुए, इंडियन के हो गए। तो वैसे प्लांट पैथोलॉजी के जनक कौन है, कमेंट करो। देखिए फादर, ये तो किसके हो गए, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, भारतीय रोग विज्ञान के जनक है। तो उसके कौन है फिर, जैसे पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसके फादर कौन है, कमेंट करके बताइए, तब तक मैं चलता हूं आगे। अब प्लांट पैथोलॉजी जो है ना बेटा, प्लांट पैथोलॉजी वर्ड ग्रीक भाषा के 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। मुझे पता आप में से कई बच्चे बोल रहे होंगे सर एंटोन डी बेरी, किसने बोला कि कृष्ण जी एंटोन डी बेरी, नहीं बोला। एंटोन डी बेरी वर्ल्ड के जो है ना फादर ऑफ पैथोलॉजी जो है ना पूरी दुनिया के, वो एंटोन डी बेरी है। राइट है या रॉन्ग है, राइट है। प्लांट पैथोलॉजी जो है ना बेटा, ये 3 भाषाओं से मिलके बना हुआ वर्ड है। प्लांट पैथोलॉजी ये 3 ग्रीक भाषाओं से आया हुआ है। एक तो ग्रीक कैसे है, क्योंकि जब कल्चर आता है ना, कल्चर किसी वर्ड में, तो वो लेटिन होता है। कल्चर कल्चर, लेटिन लेटिन, लॉजी आए तो ग्रीक है। ये गाना है कल्चर है कल्चर, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जिसके कल्चर शब्द लगता है वो सब लेटिन वर्ड है। तो कल्चर है कल्चर, लेटिन लेटिन, लॉजी आए तो ग्रीक है। कल्चर कल्चर, लेटिन लेटिन, लॉजी आए तो ग्रीक है। तो पहली बात तो ग्रीक है, देखो सोचने की जरूरत नहीं, लॉजी आ गया तो ग्रीक है। अब ग्रीक भाषा के 3 वर्डों से बना हुआ है, इसमें 3 है। एक तो फाइटोन, फाइटोन वर्ड एक हो गया फाइटोन, और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट या पौधा, एक तो फाइटोन हो गया, क्लियर है। दूसरा वर्ड है इसके अंदर पैथोज, पैथोज का मतलब होता है बीमारी, एलिमेंट। पैथोज मीन्स क्या होता है, रोग। एलिमेंट कह दो, डिजीज कह दो, बीमारी कह दो, रोग कह दो, है ना। एलिमेंट हो गया रोग, और ये आपका हो गया पादप। और एक है लोगस, स्टडी। आपने कहा ना प्लांट, फाइटो से आया हुआ है, पैथो, पैथो से आ गया, और लोजी 3 वर्ड इसमें। कन्नू का करे 3 वर्ड होवे रे, एक प्लांट दूजो पैथो तीजो लॉजी, लो प्लांट दूजो, 3 हो गए नहीं, तो 3 वर्ड है। अब तीसरा कौन सा है, तीसरा रह गया लोगस या लॉजी, LOGOUS, और लोगस का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। तो देखो पादप रोग का अध्ययन, ये कहलाता है प्लांट पैथोलॉजी। पादप रोगों का अध्ययन प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट डिजीज की स्टडी प्लांट पैथो। क्लियर है भाई। अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो डेफिनेशन क्या होता है, देखो प्लांट पैथोलॉजी जो है ना बेटा, एग्रीकल्चर बोटनी, एग्रीकल्चर बोटनी या फिर बायोलॉजी, इनकी तो ब्रांच है। एबीबी की तो ब्रांच है, ट्रिक है याद करने की। एबीबी की तो क्या है, ये ब्रांच है। ए बोले तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, बी बोले तो बोटनी, वनस्पति विज्ञान, और अगला बी बोले तो बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो प्लांट पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर और बोटनी और बायोलॉजी। और 3 चीज की स्टडी होती है। एक तो काजेज, रोगों का कारण, काजेज। एक ईटियोलॉजी, हेतु की, है ना, ईटियोलॉजी। और एक लॉस, और एक कंट्रोल। इनकी स्टडी होती है। इन वर्डों को याद करते ही डेफिनेशन बढ़ जाती है। क्या क्या बोला मैंने कि एबीबी की ब्रांच है और केल्क की स्टडी है। इसको शॉर्ट में क्या कर देंगे, इसका ले लेंगे CEL और C। तो एबीबी की ब्रांच है, केल्क की स्टडी है। 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 बताओ परिभाषा बड़ी कि नहीं, बढ़ाऊं? देखो बहुत इजी है। पादप रोग विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत पादप रोगों के कारण, काजेज क्या होता है, कारण। ईटियोलॉजी क्या होती है, हेतु की हानि व नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है, या नियंत्रण के उपायों का अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश में बढ़ाऊं, इंग्लिश में तो और भी इजी है।
इंग्लिश में कैसे पढ़ाओगे? प्लांट पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, बॉटनी और बायोलॉजी विच डील्स विद द काजेज, इटियोलॉजी, लॉस एंड कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेस। हो गया भाई, ये लिख के बताऊं? हिंदी बोले तो देखो, पादप रोग विज्ञान एबीबी की ब्रांच है, यानी कृषि विज्ञान की ब्रांच है। एक वनस्पति विज्ञान की ब्रांच है। दो जीव विज्ञान की ब्रांच, जीव विज्ञान की शाखा है। तो हिंदी में कैसे याद करेंगे? पर पादप रोग विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान की शाखा है, जिसमें पादप रोगों का कारण, हेतु की हानि एवं नियंत्रण के उपायों का अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश में कैसे करोगे? प्लांट पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, बॉटनी और बायोलॉजी विच डील्स विद causes, etiology, losses and control of plant diseases and control of plant diseases। इसे इजी डेफिनेशन नहीं पढ़ सकती कि एबीबी की ब्रांच है, केल की है स्टडी, एबीबी की ब्रांच है, केल की है स्टडी। बधाई हो, याद हो गया। अब लेते हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी, एक एक टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं जी। सबसे पहले रोग क्या होता है? क्या होता है रोग? डिजीज। क्या होता है रोग या डिजीज? देखो, रोग जो है बेटा, वो एक माल फंक्शनल या माल फंक्शनिंग प्रोसेस है, एक बेकार प्रोसेस है। पहला वर्ड आएगा माल फंक्शनिंग प्रोसेस। हिंदी बोले तो हानिकारक प्रक्रिया है। ऐसे ट्रिक से याद करोगे तो बढ़िया याद हो जाएगा। हानिकारक प्रक्रिया है। रोग कभी अच्छी प्रक्रिया नहीं होती। किसी को रोग होने से खुशी नहीं होती कभी भी, कि वो डांस करता है, स्वामणी कर देता है कि देखो मेरी बीमारी हो गई, आज मैं बीमार कर देता स्वामणी। ऐसे नहीं होता। होता क्यों है? कारण क्या है इसका? कंटिन्यूअस इरिटेशन उत्पन्न क्यों होता है? हानिकारक तो प्रक्रिया है, निरंतर उत्तेजना से उत्पन्न होती है। निरंतर इरिटेशन, उत्तेजना, उत्तेजना बोले तो कंटिन्यूअस इरिटेशन से होती है। कंटिन्यूअस इरिटेशन, इरिटेशन कहते हैं किसी को चिढ़ाना, बार बार किसी को परेशान करना, उससे होता है। ठीक है। और रिजल्ट इसमें होता क्या है? पेन या पीड़ा देने वाले लक्षण आते हैं। पीड़ा वाले लक्षण आते हैं। इन तीनों शब्दों को जिस इंसान ने जोड़ लिया, उसी को बीमारी की डेफिनेशन ढंग से याद हो लिया, है ना भाई। इंग्लिश में बोले तो पेन, सिम्टम्स ऑफ पेन आते हैं। पीड़ा होती है, सिम्टम्स ऑफ पेन आते हैं। अब इनको इंग्लिश में हिंदी में जोड़ लो। देखो, रोग एक हानिकारक प्रक्रिया है जो निरंतर उत्तेजना के कारण उत्पन्न होती है एवं उसमें पीड़ादायक या पीड़ा उत्पन्न करने वाले लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। क्या बोला मैंने? रोग एक हानिकारक प्रक्रिया है जो निरंतर उत्तेजना के कारण होता है, परिणाम स्वरूप कुछ पीड़ा उत्पन्न करने वाले लक्षण आ जाते हैं। इंग्लिश में बात करते हैं। डिजीज इज ए माल फंक्शनिंग प्रोसेस अकर ड्यू टू कंटिन्यूअस इरिटेशन एंड काजेज सम सिम्टम्स ऑफ पेन। सम सिम्टम्स ऑफ पेन। अब डिजीज का एग्जाम्पल भी आपकी बुक में दिया हुआ है, सिट्रस डिजीज ऑफ सिट्रस कैंकर। तो वो तो कोई नहीं, आप कोई सी बीमारी लिख दो, सारी बीमारियां हैं। हिंदी में याद हुई क्या? रोग एक हानिकारक प्रक्रिया है जो निरंतर उत्तेजना के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ पीड़ा उत्पन्न करने वाले लक्षण प्रकट हो जाते हैं। रोग एक हानिकारक प्रक्रिया है जो निरंतर उत्तेजना से प्रकट होता है और पीड़ा उत्पन्न करने वाले लक्षण दिखाई देते हैं। इंग्लिश में डिजीज इज ए माल फंक्शनिंग प्रोसेस विच इज प्रोड्यूस्ड, विच इज अकर, विच इज क्रिएटेड बाय रेगुलर इरिटेशंस एंड काजिंग सम सिम्टम्स ऑफ पेन। एग्जाम्पल कुछ भी लिख दो, सिट्रस कैंकर, है ना, कोई सा विल्ट लिख दो, कुछ भी लिख दो। उसके बाद में अगली डेफिनेशन आपके पैथोजन या रोग कारक। ये तो सीधी है कि जो ऑर्गेनिज्म या जो जीव, है ना, या कोई भी कारक, ऐसे कारक या फैक्टर जो रोग करते हैं, द फैक्टर विच काजिंग डिजीज, कारक जो रोग उत्पन्न करते हैं वही रोग कारक है। ऐसे कारक जो रोग उत्पन्न करते या रोग उत्पन्न करने वाले कारक को रोगजनक कहते हैं। रोगजनक या रोग कारक की बात है। हिंदी में रोग कारक भी बोल देते, इसको रोगजनक भी बोल देते हैं।
तो ऐसे कारक जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें रोगजनक या रोग कारक कहते हैं। दोज फैक्टर विच काजेज डिजीज इन एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है जेंथोमोनास जीवाणु, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, फ्यूजेरियम फंजाई, आपका पीथियम फंजाई, कुछ भी, है ना, कोई बैक्टीरिया, राल्स्टोनिया बैक्टीरिया, कोई भी जेंथोमोनास बैक्टीरिया, वट एवर यू वांट टू राइट। उसके बाद में आ रहा है पैरासाइट, परजीवी। परजीवी, परजीवी, जीवित से लेवे, जीवित से लेवे, मरे से ना लेवे। परजीवी जो होता है वो ऐसा, पैरासाइट कहते हैं अंग्रेजी में इसको, वो हमेशा लिविंग होस्ट से ही, हमेशा जीवित जीव से ही पोषण लेता है, उसी पे वृद्धि करता है ना। हमेशा किससे लेता है? जीवित जीव से पोषण लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, उसी पे वृद्धि करता है, उसी के ऊपर विकास करता है। वो पैरासाइट है। जू नहीं है, जू, चिचड़ी, टेपवर्म, एस्केरिस, तो वह जीव जो दूसरे जीव पर रहकर या जीवित जीव पर रहकर पोषण लेता है, वृद्धि विकास गुणन करता है, कुछ भी कह दो, वृद्धि विकास वह गुणन करता है, ऐसे कह दो, वृद्धि वही करता है, विकास वही करता है, संख्या भी वही बढ़ाता है, वह गुणन, मल्टीप्लिकेशन करता है, गुणन करता है, उसी को कहते हैं परजीवी। परजीवी जीवित पे रहता, जीवित पे रह के वृद्धि गुणन करता। इंग्लिश में दोज ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग होस्ट फॉर देयर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। दोज ऑर्गेनिज्म, दोज माइक्रोब्स, कुछ भी, दोज ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग होस्ट फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड पैरासाइट। एग्जाम्पल कुछ भी, फाइटोप्लाज्मा, अभी मैंने जैसे बताया ना, हालांकि प्लांट में नहीं आएंगे, जुएं, चिचड़ी, है ना, माइट्स, 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 माइट्स भी ये करती है, खून उसका चूसती रहती है वो, तो ये आ जाएंगे। तो आपके एग्जाम्पल इसका दे रखा है फाइटोप्लाज्मा, यानी कि माइकोप्लाज्मा, जो प्लांट्स में डिजीज करता है उसको फाइटोप्लाज्मा कह देते हैं। क्लियर है भाई? उसके बाद लेते हैं, समझ में आ गया ना पैरासाइट? जिंदा से लेते हैं, जिंदा में ही रहते हैं, जिंदा में ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओए भाई, जिंदा में रहते हैं, जिंदा से ही पोषण लेकर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जीवित में रहते हैं। नहीं तो दोज ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव देयर न्यूट्रिशन, विच ड्राइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड फॉर देयर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। फाइटोप्लाज्मा इसका एग्जांपल हो गया। अगला आपका है सेप्रोफाइट, मरोड़ा को माल खाबाड़ा, ओ मरोड़ा को माल खाबाड़ा। मृत जीवी ये क्या करते हैं? जिंदा से नहीं लेते कभी, ये अपना पोषण हमेशा डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर से या मृत कार्बनिक पदार्थों, ऐसे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों से ही पोषण लेते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों से ही पोषण लेते हैं। इंग्लिश बोले तो दोज ऑर्गेनिज्म विच डिराइव देयर न्यूट्रिशन only from dead and decay organic matter, dead and decay organic matter। मरोड़ा को माल खावे, जो मरोड़ा को माल खावे मृत जीवी कहलावे से। समझ में आया क्या? तो ऐसा जीव जो अपना पोषण मृत कार्बनिक पदार्थों से लेता है, डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर से लेता है, वही सेप्रोफाइट कहलाता है। इसका यहां पे आपके एग्जांपल है म्यूकर फंजाई, म्यूकर, राइजोपस, ये सारे उसी के एग्जांपल है। क्लियर है भाई? अरे मरोड़ा को माल खा बड़ा क्या होता है? सेप्रोफाइट के खाओ से, सेप्रोफाइट खाओ से, के खाओ से, सेप्रोफाइट खाओ से, राइट। अब लेते हैं होस्ट। मेरे ऊपर पैरासाइट, मैं हूं उसका होस्ट जी। मेरे ऊपर पैरासाइट, मैं हूं उसका होस्ट जी। मेरे ऊपर पैरासाइट, मैं हूं उसका होस्ट जी। तो पैरासाइट को शरण देने वाला, आश्रय देने वाला जीव
परजीवी परपोषी कहलाता है। जो परजीवी को शरण देता है, परजीवी को दिया शरण, परजीवी को शरण देने वाला, एक परिभाषा तो ये होगी, एक तो ये परिभाषा होगी, विच हार्बर द पैरासाइट, ऑर्गेनिज्म विच हार्बर द पैरासाइट इंग्लिश वालों के लिए, या विच प्रोवाइड शेल्टर टू पैरासाइट, एक पॉइंट। या फिर एक और है, जिस पर, एक तो ये कह दो या यूं कह दो, जिस पर परजीवी आक्रमण करता है, जिस पर परजीवी आक्रमण करता है, दोनों ही सही है। ऑन विच पैरासाइट अटैक्स, दो जो ऑर्गेनिज्म ऑन विच पैरासाइट अटैक्स इज कॉल्ड होस्ट। अब ये अटैक क्यों करते हैं, ये दोनों के बाद में एक पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको। अपने पोषण के लिए करते हैं भाई साहब, इनको न्यूट्रिशन चाहिए। किस लिए करते हैं, अपना पोषण लेने के लिए, या उससे अपना पोषण लेने के लिए, उससे अपना पोषण लेने के लिए। अब आप इनमें से कोई सा ही कर दो कि परजीवी को शरण देने वाला परपोषी कहलाता है, वह परजीवी उससे अपना पोषण लेते हैं, या फिर वह जीव जिस पर परजीवी आक्रमण करता है वह परपोषी या होस्ट कहलाता है। किसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हो भाई, ये तो लिखो पहले। यह है परपोषी की, होस्ट जो जिस पर रहता परजीवी कहलाता है परपोषी। तो परजीवी को आश्रय देने वाला जीव, जिससे परजीवी अपना पोषण ले लेता है, उसे परपोषी कहते हैं, होस्ट कहते हैं। या फिर जिस पर परजीवी आक्रमण करता है और अपना पोषण ले लेता है, उसे होस्ट कहते हैं। इंग्लिश वाले, दोज ऑर्गेनिज्म विच हार्बर द पैरासाइट, दोज ऑर्गेनिज्म ऑन विच पैरासाइट अटैक एंड डिराइव देयर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होस्ट। अब दो वर्ड और है, हाइपरप्लेजिया, और मतलब अभी तो बहुत वर्ड है लेकिन दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया, और एक होता है हाइपरट्रोफी। दोनों में ही सूजन आ जाती है। एक है हाइपरप्लेजिया, एक है हाइपरट्रोफी। इसको हिंदी में अजीब तरीके से बोलते हैं। इनका नाम है अतिवर्धन और इसका नाम है अतिवृद्धि। दोनों में ही कोशिकाओं का, मतलब दोनों में विभाजन नहीं होगा, दोनों में कोशिकाओं का विभाजन नहीं होगा, लेकिन दोनों में ना साइज बढ़ जाती है, उस जगह की गांठे टाइप में बढ़ जाती है ना, एक्सेस ग्रोथ हो जाती है ना, यूं कह सकते हैं अत्यधिक वृद्धि। दोनों में क्या होती है, अत्यधिक वृद्धि हो जाती है उस जगह की या उस पार्ट की अत्यधिक वृद्धि, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, एक्सेसिव ग्रोथ। फिर इन दोनों में फर्क क्या है बताते हैं ना बाबा, हमारा काम फर्क बताना ही है। अगर वो वृद्धि जो है ना बेटा, वो जो एक्सेसिव ग्रोथ हुई उस पार्ट की, उस कोशिक प्लांट पार्ट की, अगर वो सेल डिवीजन से होती है, कोशिकाएं विभाजन करने से होती है, तब तो कहलाता है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया, ग्रोथ ड्यू टू सेल डिवीजन, ग्रोथ ड्यू टू सेल डिवीजन, ग्रोथ ड्यू टू सेल डिवीजन। हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया, एक्सेसिव ग्रोथ ड्यू टू सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन के कारण वृद्धि, कोशिका विभाजन के कारण वृद्धि। हाइपरप्लेजिया, अतिवर्धन, कोशिका विभाजन से होती है इसमें वृद्धि। हाइपरट्रोफी, इसमें ना साइज बढ़ती है, साइज बढ़ेगी सेल की, तो ग्रोथ क्यों हुई, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। सेल की साइज बढ़ने से अगर वृद्धि हो रही है तो हाइपरट्रोफी, सेल में डिवीजन होके या कोशिका विभाजन से वृद्धि हो रही है तो हाइपरप्लेजिया। समझ में आ गया। जैसे किसके अंदर होती है, होस्ट के अंदर होगी। ये सारी ग्रोथ किस में होती रे बाबा, उत्तर आएगा सर होस्ट में होती। होस्ट में तो होगी, किसी पैरासाइट ने किया अटैक, सेल डिवीजन से हो गया ग्रोथ, किसी पैरासाइट ने किया अटैक, सेल डिवीजन से हो गया ग्रोथ। हाइपरप्लेजिया, किसी पैरासाइट ने किया अटैक, साइज बड़ी सेल की हो गई ग्रोथ। हाइपरट्रोफी, ठीक है। अब एकदम परफेक्टली बोल रहा हूं हिंदी के अंदर। परपोषी की कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी, मतलब संख्या बढ़े विभाजनों के कारण होने वाले अत्यधिक वृद्धि को अतिवर्धन कहते हैं और हाइपरप्लेजिया कहते हैं।
और हाइपरट्रोफी, ट्रॉफी मीन्स बड़ा होना, सूजन, सूजी 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 बन गई ट्रॉफी ट्रॉफी, ऐसे याद करते हैं। तो परपोसिको से हो गया आकार बढ़ता है, साइज, और उससे फिर असाधारण वृद्धि हो जाती है, उसको अतिवृद्धि कहते हैं। अब आता है एक वर्ड ओब्लिगेट पैरासाइट। अगला वर्ड क्या है यार बाबा, ओब्लिगेट। चलिए मैं आपको एक बार फंजाई की पैरासाइट पर एक साथ बता देता हूं आपको। फंजाई की बात करें तो उसको दो ग्रुप में बांटा जाता है, ए फूंगी 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 फूंगी, दो दो ग्रुप में बट गई फूंगी। फूंगी कितने ग्रुप में बढ़ गई, दो, ये फूंगी ओ ये भाई फूंगी। फूंगी को दो ग्रुप में बांटते हैं, एक तो होती है परजीवी या पैरासाइट। एक साथ ही मैं चार की डेफिनेशन देता हूं आपको, पैरासाइट या परजीवी। एक होती है सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट हिंदी में कहते हैं मृतजीवी। अभी थोड़ी देर पहले कहा था जिंदा से पोषण लेता है, जिंदा से पोषण लेता है रे तेरा परजीवी, जीवित से ही पोषण लेता है रे तेरा परजीवी, और मरे हुए का माल खाता है रे तेरा मृतजीवी। तो परजीवी मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, परजीवी किसे कहते हैं, जो जीवित से ही पोषण लेते हैं। इसके भी दो भाग करने वाले हैं और इसके भी दो भाग करने वाले, इसके भी दो भाग करने वाले, कर देते हैं। पढ़ा गया अपने को तो दो भाग करने, ये कर देते हैं। चलिए दो भाग करते हैं। एक आपका नंबर एक ओब्लिगेट पैरासाइट, पैरासाइट परजीवी कहते, समझ में आ गया, ओब्लिगेट पैरासाइट। हिंदी में बोले तो अविकल्पी परजीवी, जिसके पास और कोई विकल्प ही नहीं कुछ करने का, अविकल्पी परजीवी। ये पता क्या होते हैं, ये हमेशा जीवित से ही पोषण लेते हैं, हमेशा परजीवी, ऑलवेज पैरासाइट रहते हैं, मरे हुए का माल कभी भी नहीं खाएंगे, सदैव परजीवी ही रहते हैं, या यूं कह दो कि सदैव जीवित से ही पोषण लेते हैं। समझ में आ गया? कोई पूछे व्हाट इज द ओब्लिगेट पैरासाइट, ऐसे जीव जो सदैव जीवित से ही अपना पोषण लेते हैं, अपना भोजन लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ऑलवेज ड्राइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग होस्ट। यही डेफिनेशन आपकी बुक में लिखो, ऐसा परजीवी जीव जो केवल अन्य जीवित जीव पर ही वृद्धि और गुणन करता है, अब जीवित के ऊपर ही अपना वृद्धि और गुणन करता है, यानी ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन करता है। अब दूसरा होता है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव में क्या होता है, वो उल्टा होता है। आप जैसे यहां पे लिखोगे ना, आपने कहा फैकल्टेटिव और आगे लगा दिया वर्ड पैरासाइट, तो वास्तव में पैरासाइट नहीं है। जो आगे शब्द लगता है ना, विकल्पी के आगे जो शब्द लगता है वो ओरिजिनली होता नहीं है, उसका उल्टा होता है। आपने कहा विकल्पी परजीवी, तो मर्तजीवी होता है, लेकिन परजीवी बन सकता है वो, है ना। या आपने कहा फैकल्टेटिव पैरासाइट, तो फैकल्टेटिव पैरासाइट जो होता है ना वो सेप्रोफाइट होता है ओरिजिनली, तो इसलिए यहां पर वर्ड जो है ना परजीवी के प्रकार में यहां पर लगेगा ही फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट लगेगा वर्ड। अब कोई पूछे भाई फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट या विकल्पी, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे विकल्पी परजीवी, वो मर्तजीवी, सॉरी विकल्पी मर्तजीवी। अब आपने जो वर्ड लगाया ना विकल्पी के आगे मर्तजीवी, तो ये मर्तजीवी नहीं है, एक्सक्यूज मी, ये वास्तव में क्या होता है, ओरिजिनली क्या है, ये वास्तव में क्या है, परजीवी है, पैरासाइट है, वास्तव में क्या है, परजीवी है, परंतु ये मृतजीवी भी बन सकता है। जरूरत पड़ने मान लो परजीवी नहीं है तो फिर मरे हुए का माल खाना शुरू कर देगा, लेकिन होता परजीवी, उल्टा होता है। इसको अच्छी तरह याद करना, फैकल्टेटिव या विकल्पी के आगे लगा हुआ शब्द ओरिजिनली वो नहीं होता है, वो तो वो बन सकता है, विकल्प होता बनने का। जैसे आपने कहा फैकल्टेटिव मरेड़ा को माल खा बढ़ो, तो वास्तव में मरेने का माल खाने वाला नहीं है, ये जीवित का खाने वाला है, लेकिन मजबूरी में मरे हुए का भी खा सकते हैं, ऐसे आता है। अब ऐसे इधर वाले का है, मैं एक बार इधर वाले को हटाई देता हूं, सारों को इनको यही ले लेते, फिर अपने समझ में आ गया सर, मुझे लग रहा है सब बच्चों को समझ में आ गया, सबके सब समझ गए, ठीक है। अब ये वाले लेते हैं, इनको थोड़ा सा बोर्ड कर लेते हैं, बोर्ड बोर्ड, ये आ गया इधर वाला, इधर वाले की बात चल रही। अब देखो ये भी सेप्रोफाइट है, तो उसके भी दो टाइप हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे सर।
एक का नाम बताओ सर, ओब्लिगेट सेप्रोफाइट। ओब्लिगेट सेप्रोफाइट, ओब्लिगेशन है उनकी कि वो सेप्रोफाइट ही रह सकते हैं। ओब्लिगेट का मतलब पता क्या होता है? बाध्यता, बाध्यता, मजबूरी, है ना। तो इनको बोलते हैं अविकल्पी, इनके पास विकल्प नहीं और कुछ। अविकल्पी मर्तजीवी, ये सदैव क्या होते हैं? सदैव मर्तजीवी होते हैं, ऑलवेज सेप्रोफाइट होते हैं। कभी भी ये जिंदा से पोषण नहीं लेते, मरे हुए का ही माल खाते हैं। इधर दूसरी तरफ आओ, इधर अब सेप्रोफाइट का ओब्लिगेट जो होगा ना वो सेप्रोफाइट नहीं होगा। अगर आपने ओब्लिगेट के आगे सेप्रोफाइट लगा दिया तो फिर वो तो पैरासाइट हो गया। इसलिए इसके क्या लगाना पड़ेगा आपको? ओब्लिगेट पैरासाइट। आपने आगे पैरासाइट लगाया तो वास्तव में पैरासाइट नहीं है। ओरिजिनली क्या है? वास्तव में क्या ओरिजिनली क्या बताओ देखिए, या बेसिकली क्या है सर? ओरिजिनली तो ये सेप्रोफाइट है, क्योंकि सेप्रोफाइट का टाइप कर रहे हैं ना, तो ओरिजिनली तो क्या है? सेप्रोफाइट है। बट मे बिकम, लेकिन ये बन सकता है, पैरासाइट भी बन सकता है। अब आपको सारी डेफिनेशन समझ में आ गई है कि जब भी अविकल्पी लगेगा ना ओब्लिगेट, तब तो वो का वही और कुछ नहीं हो सकता, जो शब्द लगा वही है वो। लेकिन अगर आपने विकल्पी लगा दिया तो जो शब्द आगे लगा उसका उल्टा है वो। नहीं, हाँ पक्का, हाँ पक्का, 101% पक्का। आपको कहा फैकल्टेटिव पैरासाइट, तो वो सेप्रोफाइट है, पैरासाइट बन सकता है। आपको कहा फैकल्टेटिव क्या नाम है, पैरासाइट, तो सेप्रोफाइट है, पैरासाइट बन सकता है, ऐसे आता है। अब देखो आपके अविकल्पी परजीवी की परिभाषा देखते रहो। उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है नेक्रोसिस, डेड सेल, डेड टिश्यू, नेक्रोसिस, डेड, उत्तक्षय। अगली परिभाषा किसकी आई रे बाबा? उत्तक्षय, नेक्रोसिस, डेड सेल, डेड टिश्यू, नेक्रोसिस, डेड सेल, डेड टिश्यू, नेक्रोसिस। देन कोशिका और उत्तकों की मृत्यु होना, कोशिका और उत्तकों की मृत्यु होना, डेथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज। हिंदी में बोले तो कोशिकावय, कोशिकावय ऊतकों की मृत्यु। क्या है मृत्यु? वो कुछ भी है मृत्यु, हमें नहीं पता उससे, लेकिन अगर सेल मर गई या कोई टिश्यू मर गया तो वो नेक्रोसिस है। तो डेड सेल, डेड टिश्यू, नेक्रोसिस, डेड सेल, डेड टिश्यू, नेक्रोसिस। अगली डेफिनेशन आपकी हरिमाहीनता, क्लोरोसिस। अगली डेफिनेशन क्या भाई? क्लोरोसिस, क्लोरोसिस या हरिमाहीनता। अगर हरा रंग उड़ गया, हरा रंग चला गया तो उसको कहते हैं हरिमाहीनता। तो पौधे के हरे भागों से पर्णहरित का नष्ट हो जाना, है ना, डेस्ट्रक्शन, डेस्ट्रक्शन ऑफ chlorophyll from green part of the plant, from green part of plant, पादप के हरे भागों से पर्णहरित का नष्ट होना। और इससे क्या हो जाएगा? प्लांट बिकम येलो, और पौधा पीला पड़ जाएगा। तो हरा हरा चला गया, पीला पीला हो गया, यही है क्लोरोसिस। शॉर्ट एंड स्वीट बोलते हैं लैक ऑफ क्लोरोफिल, लैक ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की कमी होना, पर्णहरित की कमी होना और पौधा पीला पड़ जाना नेक्रोसिस कहलाता है। समझ में आ गया? और अब आपको अगली आपके डेफिनेशन है ट्रांसमिशन, संचरण, ट्रांसमिशन या संचरण। अगर कोई रोग कारक है, रोगजनक है, और एक जीव से दूसरे जीव में जा रहा है या एक पौधे से दूसरे पौधे में जा रहा है, ट्रांसमिशन क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ पैथोजन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट या वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, है ना। हिंदी में बोले तो रोगजनक का एक पौधे से दूसरे पौधे में जाना, स्थानांतरित होना, संचरण कहलाता है। क्या बोला मैंने? है ना, एक जगह दूसरी जगह, या माइग्रेशन कह दो, इंग्लिश में तो माइग्रेशन ऑफ पैथोजन, पैथोजन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट या वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। हिंदी में रोगजनक का एक पौधे से दूसरे पौधे में जाना संचरण कहलाता है और ट्रांसमिशन कहलाता है। जैसे व्हाइट फ्लाई, वायरस फैलाई। व्हाइट फ्लाई क्या करती है? सफेद मक्खी।
बहुत सारे वायरस फैलाई। जैसे आपके एग्जाम्पल दे रखा है कि व्हाइट फ्लाई ने टमाटर का लीप कर्ल वायरस फैला दिया, है ना, ट्रांसमिशन ऑफ टोमेटो लीप कर्ल वायरस, टोमेटो लीप कर्ल, है ना, वायरस बाई व्हाइट फ्लाई बेमेसिया टेबेसाई, व्हाइट फ्लाई बेमेसिया टेबेसाई। क्लियर है भाई? तो रोग क्या हुआ, रोग जनक का एक पौधे से दूसरे पौधे में जाना, जैसे व्हाइट फ्लाई ने फैला दिया टमाटर के पर्णकुंचन वायरस या विषाणु को। इसके बाद में आ गया संक्रमण या इन्फेक्शन, रोग जनक का अपने होस्ट में स्थापित होना। परपोसी, है ना, परपोसी में या होस्ट में, परपोसी में रोग क्या, किसकी डेफिनेशन है सर? इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन हिंदी में संक्रमण। संक्रमण क्या होता है? रोग जनक का, रोग जनक का परपोसी में स्थापित होना, स्थापित होना, संस्थापनादायक रोग जनक होस्टवा में संभवामि युगे युगे हुआ। तो रोगजनक इंग्लिश में बोले तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी पैथोजन इनटू होस्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी पैथोजन इनटू होस्ट। अब आ गया सिम्टम, किसे कहोगे? लक्षण। लक्षण या सिम्टम क्या होते हैं? सिम्टम क्या होते हैं? तो भाई साहब जब भी कोई पैथोजन आता है, जब भी कोई पैथोजन से आते अंदर बाहर बदलाव, पैथोजन के कारण, सीधी सी बात है कि एक कोई रोग हो गया, रोग के कारण जीव में या पादप में बाहरी व आंतरिक बदलाव है, बाहरी व आंतरिक बदलाव, बस बाहरी व आंतरिक बदलाव, बस। नहीं तो एक रोग के कारण पौधे में होने वाला बाह्य व आंतरिक प्रतिक्रियाएं या बदलाव, प्रतिक्रिया क्या तो रिएक्शन क्या तो। जब कोई रोग आता है पौधे में चेंज आता है, चेंज बाहर भी आता है और चेंज अंदर भी आता है। बस ये जो चेंज बाहर अंदर दिखता है वही सिम्टम्स है। इंग्लिश में बोले तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिएक्शंस और इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस इन द प्लांट्स ड्यू टू डिजीज, इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस, इंटरनल एक्सचेंज रिएक्शंस ड्यू टू पैथोजन इन द प्लांट्स। कोई भी एग्जांपल जैसे हरिमाइनता आ गई, ये एक लक्षण है, क्लोरोसिस अभी आया था, लेक ऑफ क्लोरोफिल, पर्णरित का कम होना, या फिर पत्तियों का मुड़ जाना लीफ करल में, पर्णकुंचन रोग में पत्तियां मुड़ जाती है, ये सिम्टम है। कुछ भी है ना, पत्तियां मुड़ गई, पौधा छोटा रह गया, पीला हो गया, है ना, पत्तियां सूख गई, पीली, है ना, ये सारे। अब लेते हैं चिन्ह या साइन। साइन है ये, कहते चिन्ह भी इन्हें। इसमें खुद रोगजनक खुद दिखता है, जब भी मैं पौधा देखूं उसमें दिखता रोगजनक। छाछा का नाम सुना? छाछा, छाछा या डाउनी मिल्ड्यू। छाछा में क्या होता है, जो पत्ती होती है ना उसके ऊपर या प्लांट पार्ट्स के ऊपर सफेद सफेद लक्षण आ जाते हैं, ऊपर जो है ना बेटा सफेद सफेद लक्षण आ जाते हैं छाछ के से, तो खुद वो कवक ही दिखती है। अगर खुद ही पैथोजन दिख रहा है पौधे के रोगग्रस्त भागों पे, अगर खुद पैथोजन या उसका कोई पार्ट दिख रहा है तो उसके लिए वर्ड आता है पौधे के रोगग्रस्त भागों पर रोग कारक या उसके चिन्ह दिखना, या उसका कोई भाग दिखना, चलो उसका कोई भाग दिखना, ऐसे कर दो, रोग कारक या उसका कोई भाग दिखना। नहीं, विजिबिलिटी ऑफ पैथोजन और इट्स पार्ट ऑन द डिजीज पार्ट। क्या बोला मैंने? विजिबिलिटी ऑफ पैथोजन और इट्स एनी पार्ट ऑन द अफेक्टेड या डिजीज प्लांट पार्ट। जैसे छाछा में दिखते हैं, छाछार है, एरिसिपी पॉलीगोनी छाछार है, सल्फर पाउडर छाछार है, केराथिन। इसके बाद दूसरा देर का आपके छाछे देर का पाउडर मिल्ड्यू,
देर का ना, एक ही एग्जांपल दे रहे, इसको छाछा कहते हैं हिंदी में। एक देर का डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, जिसको आप मर्दुरोमिलासिता, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तुलासिता ऐसे बोलते हैं। तो इन दोनों, मर्दुरोमिलासिता में क्या होता है, डाउनी मिल्ड्यू में पत्ती के नीचे की साइड में फंगल ग्रोथ दिखती है, कोटनी फंगल ग्रोथ दिखती है बेटा, कपास की तरह, रुई की तरह कवक दिखती है। छाछे में क्या होता है, जैसे कोई छाछ सूख के दिखती है, धब्बे से ऐसे दिखते हैं। इसके बाद है इनोकुलम या फिर निवेश दरवे, ओ निवेश दरवे, इनोकुलम। इनोकुलम क्या होता है, जो रोगजनक का वह भाग, रोग कारक का वह भाग जो किसी पौधे में बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है या पौधे के संपर्क में आके उसको बीमार कर देता है, उसमें संक्रमण करता है। तो पार्ट ऑफ पैथोजन विच काजेज इन्फेक्शन इज कॉल्ड इनोकुलम। इंग्लिश में तो बहुत इजी है, पार्ट ऑफ पैथोजन, पार्ट ऑफ पैथोजन, पार्ट ऑफ पैथोजन विच काजेज इन्फेक्शन, विच काजेज इन्फेक्शन इन एनी प्लांट और एनिमल, जो भी है ना। तो प्लांट, पार्ट ऑफ पैथोजन विच काजेज इन्फेक्शन इनटू प्लांट इज कॉल्ड इनोकुलम, या रोगजनक का वह भाग जो परपोषी पौधे के संपर्क में आता है और उसमें संक्रमण करता है। या सीधा ही बोल दो, रोगजनक का वह भाग जो पौधे में संक्रमण करता है, रोगजनक का वह भाग पौधे में संक्रमण कर दे, निवेश द्रव्य कहलाता, इनोकुलम कहलाता। पार्ट ऑफ पैथोजन विच काजेज इन्फेक्शन इज कॉल्ड इनोकुलम। वेक्टर, वाहक है ये, इंग्लिश में वेक्टर। ये फैलाने वाले हैं। ये क्या करते हैं, ऐसे एनिमल या ऐसे प्राणी होते हैं जो रोगजनक को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। ऐसे एनिमल जो रोगजनक को, पैथोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं, एक पौधे दूसरे पौधे में पहुंचाते हैं। कैसे, क्यों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं। भाई जैसे वायरस को व्हाइट फ्लाई फैलाती है, तो व्हाइट फ्लाई क्या होगी, वेक्टर तो है। व्हाइट फ्लाई क्या है भाई, वेक्टर। तो एनी एनिमल विच ट्रांसफर द पैथोजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट इज कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर ट्रांसफर्स पैथोजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वेक्टर, वेक्टर ट्रांसमिट द पैथोजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगला आ गया पांडुरता या इटियोलेशन। अगला कौन आ गया रे बाबा, पांडुरता या इटियोलेशन। इटियो, इसको ऐसे याद करते हैं, ई टीओ, जहां पे कुछ नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, एक ल्यूकोप्लास्ट। कभी आपने प्लास्टिड पढ़े हो जिंदगी में, कभी प्लास्टिड पढ़े हो जिंदगी में, हिंदी में इनको लवक कहते हैं। लवक तीन तरह के आते हैं। एक लवक का नाम होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में लोग कहते हैं पर्णहरित, सॉरी हरित लवक, हिंदी में कहते हैं हरित लवक। हरित लवक से पौधों का रंग हरा होता है। एक लवक आता है वर्णी लवक, रंग दे मोए रंग दे रंग दे रंग दे, उसको लोग कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, रंग दे मोए रंग दे। ये पौधों को रंग देता है, हरे के अलावा सारे रंग यही देता है। ये तो हरा रंग देता है, मुझे हरा रंग दे दो, ये तो क्लोरोप्लास्ट ही देगा, मुझे हरे के अलावा रंग दो, तो फिर आपको क्रोमोप्लास्ट ही देगा। और एक और होता है, इसने कभी रंग ही नहीं दिया, उसको बोलते हैं अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। आईआईओ ल्यूको ल्यूको, आईआईओ ल्यूको ल्यूको। तो ये होता है ल्यूकोप्लास्ट, हिंदी में कहते हैं लोग इसको अवर्णी लवक। ये रंग नहीं देता, तो भगवान ने कहा भाई तू रंग नहीं दे रहा तो कुछ तो दे। बोला प्रभु आप ही बताओ मैं क्या करूं। बोला तू जा कलयुग में ना फूड स्टोरेज करेगा। तो इसको क्या दे दिया गया, वरदान दे दिया गया फूड स्टोरेज करने का। तो ये फूड स्टोरेज करता है। फूड स्टोरेज के जैसे मान लो प्रोटीन का स्टोर किया,
तो इसका नाम पड़ गया प्रोटीनोप्लास्ट। क्या नाम पड़ गया? प्रोटीनोप्लास्ट, या इसको कहा जाता है एल्यूरोप्लास्ट। एक को कहा जा वत्स जा, तू स्टार्च का स्टोरेज करेगा। बोला जो आज्ञा प्रभु। स्टार्च का स्टोरेज करने वाले को कहा गया एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलो वर्ड स्टार्च के लिए आता है। फिर एक और आया, बोला जा बेटा जा, कलयुग में तू फेट का स्टोरेज करेगा। फेट, जो आज्ञा प्रभु। जिसने फेट का स्टोरेज किया उसको इल्लायोप्लास्ट कहा गया। इल्लायोप्लास्ट। एक बेचारा बोला था मेरी तरह सीधा सा, है ना, उसको कहा गया कि जा तू कुछ नहीं करेगा, तो कुछ भी नहीं करेगा, तू तो केवल ऐसे पीला पीलापन देगा। प्रभु ऐसा मत करो, नहीं वत्स, ये श्राप है तुझे, तू कुछ नहीं करेगा। एक बार वो सुनो, इसमें कमेंट्स वगैरह खोल दो, है ना। कुछ नहीं करेगा, तेरे को श्राप दिया जाता है। तो एक ऐसा आता है जो कुछ भी नहीं करता, नो स्टोरेज, फूड स्टोरेज करता ही नहीं है, उसको कहा गया ईटियोप्लास्ट, है ना। इसको भगवान ने क्या कहा? ला ला टीओप्लास्ट। क्या कहा गया इसको? ईटियोप्लास्ट। तो इसको, इसका काम है कुछ भी नहीं करना, केवल पीला कर देता है। और जिन पौधों में ये पता कब बढ़ता है? अंधेरे में, इन डार्कनेस, अंधेरा कायम रहे। अरे भैया कायम ये तेरा अंधेरा, इस अंधेरे के चक्कर में पौधे में पीलापन आ गया, ईटियोप्लास्ट बढ़ गया। तो जो पौधे पीले होते हैं ना उनमें सब में ईटियोप्लास्ट होता है। और ईटियोप्लास्ट का कोई काम नहीं है, केवल ये पीला करता, कोई स्टोरेज नहीं करता, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। अब यही कहानी आपके ईटियो उसकी है। जब आप ईटियो को पढ़ेंगे ना, ईटियो आपका जो देर का वर्ड है, क्या देर का है? ये बड़ा है ना भाई साहब, इसका नाम है ईएरा, ईटियोलेशन। देखो ईटियोलेशन वही है, वही श्राप की वजह से आज ईटियोलेशन चल रहा है। समझ में आया? वही ईटियोलेशन है। ईटियोलेशन क्या है? लाइट नहीं मिलती, अंधेरा होता है, पौधे के अंदर पीलापन आता है। वो ईटियोलेशन, लाइट नहीं मिलती, अंधेरा होता है, पौधे में से क्या आता है? पीलापन। अल्टरनेट होस्ट, अल्टरनेट होस्ट क्या होता है भाई साहब? अगर कोई अपनी जिंदगी दो जगह गुजारता है, अगर कोई पैथोजन दो अलग अलग जाति के होस्ट प्लांटों में रहता है, तो जीवन चक्र पूरा करने के लिए एक तो मैन है और एक दूसरा और जरूरी होता है, आवश्यक होता है। उस दूसरे को कहते हैं एकांतर परपोषी। पढ़ के देखो, पानी पी रहा हूं मैं। पढ़ के देखो, दो अलग अलग जातियों के जो होस्ट प्लांट होते हैं, जैसे गेहूं को ही ले लो, गेहूं और एक उसके साथ दूसरा आता है बर्बेरिस। ये दोनों रस्ट के, बर्बेरिस मोहनिया नाम सुना कभी आपने? ये रस्ट के पैरासाइट है, दोनों रस्ट के पैरासाइट है, रोड़ी के। इसमें गेहूं तो मेन हो गया, और रोड़ी जो होगी ना रस्ट, वो सॉरी बर्बेरिस या मोहनिया, वो उसका अल्टरनेट होस्ट है। तो जो अलग अलग जातियों के दो होस्ट हो, तो उनमें से एक पौधा भी जरूरी होता है दूसरे वाला, एक तो खैर मैं नहीं, एक दूसरा भी जरूरी होता है, जिसके बिना लाइफ साइकिल पूरा नहीं होता है, अल्टरनेट होस्ट कहलाता है। तो इन बिटवीन द टू होस्ट, the one host is major host and another host is also required for completion of life cycle. The another host which is very important for life cycle is called alternate host. नहीं, जैसे ग्रेमिनी आपके पक्सिनिया ग्रेमिनिस्ट्रेटेसाई, नाम तो सुना होगा, काली रोली होती है इसे, काली थारा ते नाम पक्सिनिया ग्रेमिनिस्ट्रेटेसाई, काली थारा ते नाम पक्सिनिया ग्रेमिनिस्ट्रेटेसाई। तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस्ट्रेटेसाई के लिए बारबेरिस जाडी या महोनिया ये अल्टरनेट होस्ट होते। अगला आ गया फंजीसाइड, कोई भी केमिकल फंजाई को मारता, फंजाई के लिए जहरीला कहलाता है फंजीसाइड। कोई भी केमिकल फंजाई के लिए क्या हो, या तो विच किल्स द फंजाई या विच इज टॉक्सिक फॉर द फंजाई इज कॉल्ड फंजीसाइड। व्हाट इज फंजीसाइड? समझ में आया क्या भाई? आ गया पक्का?
बताओ क्या होता है? ऐसे रासायनिक पदार्थ या ऐसे रसायन जो कवकों के लिए जहरीले होते हैं, विषैले होते हैं और कवक को मार भी सकते हैं, मतलब जहरीले भी मार भी सकते हैं। तो दोज केमिकल्स विच कैन किल द फंजाई और आल्सो टॉक्सिक फॉर फंजाई, या आल्सो टॉक्सिक, those chemical which is toxic for fungi and also kill the fungi, the chemical is called fungicide, कवकनाशी। बहुत सारे होते हैं, मैंकोजेब, थायरम, कार्बेंडाजिम, बहुत सारे, खूब सारे होते हैं। ये आपके कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं होता, जिनेब, खूब सारे होते हैं। अब लेते हैं पैथोवार। पैथोवार बैक्टीरियल स्पीसीज का सब डिवीजन होता है। एक बैक्टीरिया के पास गए, जेंथोमोनास सिट्राई के पास गए मान लो, या सॉरी जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस के पास गए। जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस को जाके देखा तो वहां तो कुछ जेंथोमोनास अलग कलर के, अलग उनका पूरा फंक्शन ही अलग है, जबकि है तो जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, जाति तो एक्सोनोपोडिस ही है, कुछ अलग है, कुछ अलग है, कुछ अलग है। तो वो जो अलग जाति के बाद में भी कभी अलग अलग करना पड़े किसी को, अगर किसी को स्पीसीज के आगे भी डिवाइड करना पड़े, सब डिवीजन ऑफ स्पीसीज करना पड़े, तो उसके लिए वर्ड आता है पैथोवार, रोगजनक जाति का सब डिवीजन या उप विभाजन। जाति का होता है, ध्यान रखना, लेकिन जाति का उप विभाजन, सब डिवीजन ऑफ स्पीसीज, जाति का उप विभाजन, सब डिवीजन ऑफ स्पीसीज पैथोजन कहलाता है। लेकिन वो नाम कहां से लाओगे? जाति का तो हो गया, फिर वो उस पौधे से लेके आते हैं जिसमें वो अटैक करता है। तो जीवाणु की रोगजनक जाति का एक सब डिवीजन, उप विभाजन, जाति के बाद अलग बाटा, जो केवल पौधे की एक निश्चित जाति या वंश को ही संक्रमित करता है, पैथोवार कहलाता है, मंगलवार नहीं होता। कौन सा वार होता है? ये आपको दिख नहीं रहोगे, यहां पे पैथोवार लिखा हुआ है, बुक में देखो आपकी में क्या लिखा हुआ है, पैथोवार, है ना? ये मेरे को भी अच्छे से दिख रहा है, शॉर्ट में इसको कहते हैं पीवी, पैथोवार लिखा हुआ है, लिखा है ना? तो रोगजनक की जाति का उप विभाजन होता है जो पौधे की निश्चित जाति या वंश में ही इंफेक्शन करता है। इंग्लिश में बोले तो सब डिवीजन ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज, सब डिवीजन ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज विच काजेज इंफेक्शन इन द डेफिनेट स्पीसीज और जीनस ऑफ द प्लांट। जैसे ये इसका जीनस हो गया बैक्टीरिया का जेंथोमोनास, दिख रहा है? उसके बाद एक्सोनोपोडिस, ये इसका स्पीसीज हो गया। फिर ये अगर ये मान लो कपास में कर रहा है तो वहां पर कपास मालवेसी फैमिली में आता तो मालवेसियरम, है ना? मालवेसियरम। अगर ये नींबू में कर रहा है तो पैथोवार क्या हो गया? पैथोवार सिट्राई हो गया। ऐसे उस पौधे के नाम से निकाल देते हैं। तो रोगजनक की जाति का उप विभाजन जो किसी निश्चित जाति या वंश के पौधे में ही संक्रमण करता है उसी को पैथोवार कहते हैं। जैसे जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्राई, तो यहां पर सिट्राई वर्ड क्यों लिया गया? क्योंकि ये नींबू वर्गीय फलों में या सिट्रस फ्रूट्स में ही अटैक करता है। उसके बाद आ जाओ रोग चक्र। इसमें जितनी भी रोग के विकास में, डिजीज डेवलपमेंट में जितनी भी इवेंट आएगी उन सबका सीक्वेंस आएगा, सारी स्टेज आएगी। तो रोग विकास में सम्मिलित घटनाएं, इवेंट्स इवेंट्स इन डिजीज डेवलपमेंट, जिससे रोगजनक के विकास की अवस्थाएं सारी आ जाएगी, है ना? ऑल द स्टेजेस ऑफ डिजीज डेवलपमेंट, और उसका फिर होस्ट पे पड़ने वाला एडवर्स इफेक्ट भी आएगा। तो व्हाट इज द डिजीज साइकिल? all the sequence of the all events occurred in disease development and the stages of disease development या pathogen development and effect of the pathogen on host। हिंदी में बोले तो रोग विकास की घटनाओं का क्रम, रोगजनक के विकास की अवस्थाएं और परपोषी पर पड़ने वाला प्रभाव, परपोषी पर पड़ने वाला प्रभाव। आ गया भाई? रोग विकास की घटनाओं का क्रम, सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स इन डिजीज डेवलपमेंट, रोगजनक के विकास की अवस्थाएं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पैथोजन डेवलपमेंट और परपोषी पर पड़ने वाला विपरीत प्रभाव, एडवर्स इफेक्ट ऑन होस्ट। अब आ गया सर्वांगी। सर्वांगी पूरे में फैला। आपने किसी एक प्लांट पार्ट में डाल दिया ना तो भी पूरे पौधे फैल गया, उसको बोलते हैं सर्वांगी या सिस्टेमिक। सर्वांगी किसे कहते हैं?
जैसे आपने केवल एक छोटी सी पत्ती पे गिरा केमिकल, इस पे गिरा केमिकल, बस यही गिरा मान लो इतना सा, तो ये पूरे थोड़ी देर में क्या होगा, ऑटोमेटिक अंदर तक चला जाएगा और पूरे पौधे में फैल जाएगा, ये सर्व अंगी हो जाएगा। ये मैंने डाला केमिकल सिर्फ एक प्लांट पार्ट पे, थोड़ी देर में पूरे पौधे में ही फैल गया, पूरे पौधे में फैल जाएगा अंदर तक। यही है सर्व अंगी, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टेमिक। कोई भी, चाहे केमिकल हो चाहे वायरस हो, वायरस भी ऐसे करते हैं। ऐसा रसायन या ऐसा पैथोजन जो पौधे के अंदर ही अंदर फैल जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है, सर्व अंगों में चला जाता है, तो वो सर्वांगी कहलाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने कार्बेंडाजेम, कार्बोक्सिन, थोड़ी देर पहले पढ़ा था कार्बोक्सिन, नहीं पढ़ा? कार्बोक्सिन, कार्बोक्सिन पढ़ा था अभी, वो भी सिस्टेमिक फंजीसाइड था, स्लेमिंग और कुल्का ने खोया था। ऐसे वायरस, वायरस अगर एक प्लांट के किसी पार्ट में घुस गया ना वायरस, अगर वायरस मान लो यहां आ गया, थोड़ी देर में तो पूरी सेल में फैल जाएगा, पूरी की पूरी कोशिकाओं में। तो वायरस भी सिस्टेमिक, वायरस भी सिस्टेमिक, कार्बेंडाजिम सिस्टेमिक, कार्बेंडाजिम सिस्टेमिक। और अभी अभी थोड़ी देर पहले कार्बोक्सिन आया था, वो भी यही है। अब आ जाओ एंटीबायोटिक, जीवों से मिलता जीवों को मारता कहलाता है एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? प्रतिजैविक। एक माइक्रोब तो उसको निकालता है, एक सूक्ष्म जीव से उत्पन्न रासायनिक पदार्थ जो दूसरे जीवों के लिए हानिकारक होता है, तो जीवों से मिलता जीवों को मारता कहलाता है एंटीबायोटिक। जीवों से मिलता जीवों को मारता कहलाता है एंटीबायोटिक। जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है, वो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। और ये किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पहला एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बहुत बड़ा नाम है इनका इस मामले में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था इसको। अब आ जाओ फाइलोडी। अगर कोई आदमी अपने बाल कटा के आ जाए और सिर पे हाथ घुमा के बोले ओ माई लोडी, लोडी बोलते हमारे यहाँ है ना, मोडे को, तो वो तो माई लोडी। और अगर किसी फूल का पत्तियों में रूपांतरण हो जाए तो वो कहलाता है फाइलोडी। तो फूल पत्ती बन गए फाइलोडी, फाइलोडी, और फूल पत्ती बन गए फाइलोडी, फाइलोडी। तो पुष्पीय भागों का, फ्लोरल पार्ट का लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हो जाना, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लोरल पार्ट इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फाइलोडी। तो फूल पत्ती बन गया फाइलोडी, फाइलो, ओ फूल पत्ती बन गया फाइलोडी, फाइलोडी। तिलका फाइलोडी, सीसीएम फाइलोडिस का एग्जाम्पल है। तो फूल पत्ती बन गया फाइलोडी, फाइलोडी। सही चल रहा भाई? विदा लेता हूं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।